हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेरी वेरी वेलकम टू दिस क्लास। यहाँ पर हम जानने वाले हैं यूएन रेजोल्यूशन जब लेकर के आया गया यूएनएससी में तो क्या हुआ वहाँ पर। तो एज यू कैन सी, यहीं से देखने से मिल रहा है आपको कि रशिया ने अपने वीटो पावर की यहाँ पर इस्तेमाल करी है। और हम सभी को ये चीज़ पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको कि P5 कहा जाता है, उसमें से अगर कोई एक भी अपना वीटो पावर यूज कर लेता है तो वो मुद्दा वही का वही रह जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो यही काम हुआ है इस बार भी, क्योंकि रशिया जो कि एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, उसने अपनी वीटो पावर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे चाइना ने क्या किया। भैया चाइना तो हमेशा रशिया के साथ ही रहता है ना, तो किया क्या है उन्होंने। और इसी में ही हम ये जानेंगे कि ये रेजोल्यूशन किस लिए लेकर के आए थे, स्पेस को लेकर के क्या भाई चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट आप लोगों को ये बता दें कि अनअकैडमी मंजिल 2024 होने वाला है अप्रैल 28 को। कहां पर? यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी यहाँ पर लाइव होगी। और यहीं पे ही दो बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ी चीजें रिवील करी जाएंगी एस्पिरेंट्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, इसको सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, ताकि आपको ये चीज पता चले कि भाई क्या होने वाला है। आप ही लोग के लिए कोई खुशखबरी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यूपीएससी क्रैक करना, तो वैसी बात है, आपकी ये ड्रीम है, तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं जहाँ पर कि आप जा सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर आप अपना एडमिशन करा करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। जैसे कि करोल बाग में है, एंड करोल बाग से जुड़ी हुई जो भी डिटेल्स वहाँ के लर्निंग सेंटर से, अनअकैडमी के लर्निंग सेंटर से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पर इस नंबर के थ्रू मिल जाएगा। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपके लिए मुखर्जी नगर में अनअकैडमी का लर्निंग सेंटर है, जिससे जुड़ी हुई जानकारियां आपको यहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई हमको प्रयागराज के आसपास रहते हैं, हमको तो वहीं एडमिशन लेना है, तो हम प्रयागराज भी आ चुके हैं। प्रयागराज कभी कोटा माना जाता था, जैसे कि नीट के लिए आज के डेट में कोटा को बहुत बड़ा माना जाता है। दिल्ली आज के डेट में यूपीएससी के लिए बहुत बड़ा माना जाता है, जैसे बनारस माना जाता है, वैसे ही प्रयागराज भी किसी टाइम में माना जाता था, उतना ही बड़ा हब हुआ करता था। और आज के डेट में भी उसका सिग्निफिकेंस कोई कम नहीं हुआ है। लेकिन उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लर्निंग सेंटर, अनअकैडमी लर्निंग सेंटर से, वहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली यू कैन गेट द डिटेल्स ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख ही सकते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी अनअकैडमी रन करती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और हाँ, उससे पहले ये भी, अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिटली करके एक लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करेंगे तो और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जस्ट नीड टू फिल इन अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद यू विल गेट डेफिनेटली द कॉल। अभी हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की, तो ये एक्चुअली में है क्या। जब तक आप किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तो उससे रिलेटेड हुई चीजें कैसे जानेंगे। जैसे आपको पता ही नहीं है कि भाई, आपको बोले ट्यूबलाइट और आपको पता ही नहीं है कि ट्यूबलाइट क्या होता है, तो फिर आपको उससे जुड़ी हुई चीजें, उसकी जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चलेगी, है ना। तो वैसे यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस चार्टर के द्वारा 6 मेन ऑर्गन्स को एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी उसमें से एक आती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेन प्राइमरीली जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहे। ये इनका प्राइमरीली और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका एम है, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। अंडर दिस चार्टर, यही चार्टर के अंतर्गत ही यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स, those who were obligated to comply with the council decisions, everyone, जो भी काउंसिल डिसीजन लेगा, जो भी यूनाइटेड नेशंस चार्टर के उस टाइम अंतर्गत आता था, उन सभी को उसके जो भी फैसले होंगे उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका यहाँ पर ये पॉइंट था।
ठीक है। अगर हम ये सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, वहां पे ये एस्टैब्लिश है। इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर में ये बताया गया कि भैया 15 मेंबर्स होंगे, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 5 परमानेंट हैं जिनको कि P5 भी कहा जाता है। परमानेंट मेंबर्स 5 है तो P5 भी उनको कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रशिया है भाई, उनका सबसे अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड, यूएस है, चाइना है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है। चाइना का पार्ट यहाँ इसमें यूएनएससी में परमानेंट सीट होने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है और इंडिया का परमानेंट सीट ना होने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। क्या मतलब क्या गजब बात है ना आपने किसी दोस्त को आगे बढ़ाया पुश करके और बोला कि भाई मेरे को भी थोड़ा ऊपर ले ले, मेरे को भी आगे बढ़ा दे, और वो दोस्त बोल रहा है हट क्या बोलता है। तो वही काम हमारे साथ ये चाइना कर रही है। खैर नाउ अब इनके पास वीटो पावर होती है, जो कि मैंने आपको कहा इसमें से कोई एक भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, 4 फेवर में है, 1 अगेंस्ट में है, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं होगा। फिर से मतलब पांचों की रजामंदी के साथ ही कोई काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये परमानेंट मेंबर्स का सबसे बड़ा यहाँ पर पावर आता है। फिर आते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हर एक साल 193 कंट्रीज जो कि जनरल असेंबली की मेंबर्स है, वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चूज करती हैं 2 साल के लिए, 2 साल के टर्म के लिए यहाँ पर चूज करती है। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट सीट्स ये जो इसमें है ये सभी डिस्ट्रीब्यूट होती है रीजनल बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 यहाँ पे यूरोप से आ गए या फिर 10 के 10 एशियन कंट्रीज हो गए, इस तरीके से चीजें नहीं होती है। रीजनल बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज से आते हैं, जिसमें कि 3 अफ्रीकन कंट्रीज होंगे और 2 यहाँ पर एशियन कंट्रीज होंगे। ये नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि क्या होगा, रैंडमली होगा, जो भी जिस हिसाब से डिसीजन ली जाती है। तो 3 अफ्रीकन कंट्रीज होंगे, 2 एशियन कंट्रीज होंगे। इनके बीच में एक तरीके से इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हर साल एक अरब कंट्री तो जरूर इसकी पार्ट रहेगी। ये इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों के बीच में। एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रहेगी, एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में से एक रहेगा, 2 लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज रहेंगे और 2 रहेंगे कहां से, वेस्टर्न यूरोपियन, और दूसरे कंट्रीज जो बच गए उसमें से रहेंगे। तो ये टोटल का टोटल यहां पर बन जाता है अपना कौन सा, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएनएससी के। तो यहाँ पर आपको सारी मेंबरशिप, ये सारी चीजें समझ में आ गई, इसका पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर पावर्स का। ठीक है, इनके पास क्या शक्तियां हैं, क्या काम कर सकता है। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि इनका फोरमोस्ट सबसे प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो क्या है, पीस। ठीक है, तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस ये चलाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सैंक्शंस ये लगाते हैं। इसके अलावा ये ऑथराइज करते हैं मिलिट्री एक्शन को थ्रू द सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशन। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के थ्रू ये मिलिट्री के जो एक्शंस होंगे उनको ऑथराइज भी करता है कि भाई सही है, नहीं है, या फिर यहाँ जाना है, क्या करना है। इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर बेसिकली मैं बात कर रही हूँ। तो ये कुछ पावर्स इनकी यहाँ पर है। अब हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, क्या चल रहा है। भाई देखिए, फरवरी में ही यहां पर क्या हुआ कि यूएस और जापान, ठीक है, इन्होंने पहले ही कहा था कि हम एक रेजोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं आउटर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के। ठीक है, ये पहले से ही बोल दिया गया था। रशिया की भी नजर उस चीज के ऊपर बहुत पहले से ही थी। रशिया ने यूएन रेजोल्यूशन में यहाँ पर अपने वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि परमानेंट मेंबर में से आता है, उसने अपना वीटो पावर यूज कर लिया। अब कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है इस चीज का। ठीक है, अब यहाँ पे इनका ये जो रेजोल्यूशन था, ये किस लिए था, ऑन द नेशंस टू प्रिवेंट अ डेंजरस न्यूक्लियर आर्म्स रेस इन द स्पेस। न्यूक्लियर आर्म्स का जो एक होड़ लगा हुआ है धरती पर, वो चीज बाहर स्पेस में ना चली जाए, उस चीज की रोक के लिए यहाँ पे यूएस और जापान
जापान ने ये लेकर के आए थे इस रेजोल्यूशन को। 15 मेंबर की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें से 13 इसके फेवर में थे। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था ना कि चाइना ने क्या किया, 13 इसके फेवर में थे और रशिया ने अपनी वीटो पावर की इस्तेमाल करते उसको एकदम ही उसको खारिज कर दिया। चाइना ने कुछ किया ही नहीं, चाइना ने ये किया, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, इट एब्सटेन, इट डजंट डू एनीथिंग, उसने कुछ भी जो है यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे रशिया का कहना है कि ये कोई रेजोल्यूशन जो ये लेके है ये कोई रेजोल्यूशन है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ही फोकस कर रहा है। क्या आउटर स्पेस में यानी धरती के बाहर स्पेस में क्या सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही खतरनाक है? क्या और कोई हमारे हथियार खतरनाक नहीं हो सकते? क्या अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स को वहां पे बैन कर देते हो तो कोई दूसरी कंट्री क्या वहां पे दूसरे कोई वेपन को नहीं वहां पे एस्टैब्लिश कर सकती है? क्या गारंटी है? तो इस तरीके के सवाल रशिया के हैं जो कि बहुत ही वाजिब भी हैं। आप समझ सकते हो कि डिप्लोमेटिकली क्या गजब है। आप कितना सही पॉइंट भी कह रहे हैं, देश दुनिया नहीं इस चीज को कर रही है, मान रही है, लेकिन पॉइंट तो सही है ना भाई। बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो रशिया के अगेंस्ट में चल रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ यूक्रेन की वजह से ये सारी चीजें अगेंस्ट में चल रही हैं। तो रशिया ने कहा कि डिड नॉट गो फार एनफ इन बैनिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स इन स्पेस। हर तरीके की वेपन्स को स्पेस में बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? खतरा तो किसी भी हथियार से हो सकता है। ये यहाँ पे रेजोल्यूशन के लिए कह रहे हैं कि इनका ये कहना है कि आउटर स्पेस में सिर्फ न्यूक्लियर, जो कि जस्ट मैंने आपको बताया ना कि किसी भी तरीके की न्यूक्लियर आर्म्स को डेवलप करना या फिर कोई भी वेपन जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है स्पेस में। 1967 इंटरनेशनल जो ट्रीटी हुई थी जिसमें कि यूएस और रशिया दोनों ही थे, वो सभी जो कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे, क्या वहां पे वेपन्स किसी भी तरीके का बैन करना क्या सही नहीं है? सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही क्या खतरनाक है? यहाँ पे रशिया का ये पॉइंट कहना है। अब इस पे यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि लगता है कुछ तो फिशी है, कुछ तो मामला गड़बड़ है। उन्होंने वीटो पावर यहाँ पर यूज किया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि रशिया स्पेस में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अब लोगों को डराने की बात है, ठीक है ना, पहले पेपर दिखा करके काम कराए, अब नहीं तो अब डराने वाली बात आई। तो यहाँ पे कहा गया मॉस्को की तरफ से, रशिया की तरफ से कि भाई व्लादिमीर पुतिन का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ डिप्लॉइंग न्यूक्लियर वेपन्स इन द स्पेस। न्यूक्लियर वेपन स्पेस में इंस्टॉल करने का किसी भी तरीके का कोई भी हमारा चांस ही नहीं है। हम उस चीज के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, ये चीज यहाँ पर कहा गया है। फिर भी अमेरिका यहाँ पे उंगली उठा रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज कहा है, मॉस्को की तरफ से ये पॉइंट आया है कि इस कंट्री ने, मॉस्को ने यानी कि रशिया ने सिर्फ वही चीजें, वही स्पेस कैपेबिलिटीज को डेवलप किया है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। तो अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करके आपने वहां पे डाला तो हमारे पास भी है, अगर नहीं किया है तो हमने भी नहीं किया है। मतलब अब जो बॉल है वो दूसरे खेमे में उन्होंने वहां पर भेज दिया। रशिया का ये जो यूएन रेजोल्यूशन आया था यूएस और जापान का, उसको लेके ये कहना है कि भैया ये एकदम एब्सर्ड एंड पॉलिटिसाइज्ड है, ये पूरी की पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज है। क्यों है, क्या है, वो चीज तो मैंने आपको बताई दी कि रशिया यूएस के फेवर में तो होने ही वाला नहीं है, दैट्स द पॉइंट। खैर यहाँ पे इन्होंने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया, रशिया ने एक अमेंडमेंट यहाँ पे प्रपोज किया इस ड्राफ्ट को लेकर के कि यहाँ पर हमको हर तरीके के वेपन्स को इंक्लूड कर देना चाहिए, हर तरीके के वेपन्स को, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को ही नहीं, क्योंकि और भी दूसरे हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं स्पेस में। एंड लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी ये पास नहीं हो पाई। टोटल 15 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स ने इनके फेवर में इनको फेवर किया, 7 ने अगेंस्ट चले गए और एक तो एब्सेंट, ठीक है, ये एब्सेंट ही हो गए, तो वो बात ही नहीं है। तो टोटल यहाँ पर हमको कितना चाहिए था ये अमेंडमेंट करने के लिए, 9 लोगों का साथ यहाँ पर चाहिए था, लेकिन सिर्फ 7 लोगों का मिला। 2 लोग और मिल जाते तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर ये अमेंडमेंट वाली चीज देखने वाली थी कि होता भी कि नहीं होता। दैट वुड हैव बीन रियली वेरी ग्रेट टू थिंक दैट, टू सी दैट। यहाँ पे यही वाला पॉइंट बहुत ज्यादा उजागर किया जा रहा है। इसके बाद जो कंट्रीज हैं यहाँ पे उनको अर्ज किया गया
कि जितने भी तरीके की जो एक्टिविटीज है, कैरिंग आउट एक्टिविटीज इन एक्सप्लोरिंग एंड यूजिंग आउटर स्पेस टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल लॉ एंड द यूएन चार्टर। जो भी इंटरनेशनल लॉज है, यूएन चार्टर जो कहता है उसी के हिसाब से हमको आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसमें जो भी गतिविधि करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर हमको फॉलो करते हुए ये काम करने की जरूरत है। ये ड्राफ्ट में ये भी चीज था कि जो कंट्रीज ने 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी को रेटिफाई किया था, उसको उन्होंने माना था, साइन किया था, दे मस्ट कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस नॉट टू पुट इन ऑर्बिट अराउंड, मतलब अर्थ के ऑर्बिट के पास वो किसी भी तरीके के जो वेपन्स है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एनी ऑब्जेक्ट्स विद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसी चीज अर्थ के ऑर्बिट में नहीं होनी चाहिए जहां पर ऐसे कोई वेपन हो जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कोई भी ऐसा वेपन ना कैरी करता हो ऑब्जेक्ट और अर्थ के ऑर्बिट में नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी वैसा ऑब्जेक्ट, कोई भी इस तरीके की कोई चीज दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज या फिर जो स्पेस स्टेशन होती है वहां पर नहीं होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का मास डिस्ट्रक्शन कभी भी किया जा सकता है या हो सकता है। ये पॉइंट यहां पर 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी में ये पॉइंट रखा गया था और ये कहा गया कि भाई जो कंट्रीज ने वहां पे रैटिफाई किया था, साइन किया था, उनको इसे ऑब्लाइज करना पड़ेगा। ये जो ट्रीटी है इसको 114 कंट्रीज के द्वारा रैटिफाई किया गया था, जिसमें कि यूएस और रशिया दोनों ही इन्वॉल्व रहे हैं, एंड इट प्रोहिबिट्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और एनी अदर काइंड ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर वेपन्स या फिर कोई भी दूसरे तरीके की हथियार जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसको ऑर्बिट या फिर किसी भी स्टेशन पे नहीं रखना है किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर में। ये पॉइंट इसमें लिखी गई है। तो यही सारी चीजें जो है निकल करके इसमें आ रही हैं। यहीं पे ही ये न्यूक्लियर वेपन इतना ज्यादा हाइप हो गया है, इतना ज्यादा हाइप हो गया है कि यहां के यूएन सेक्रेटरी ग्यूटरस, एंटोनियो ग्यूटरस है, उनका ये कहना है यहाँ पे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा हो गई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा हो गई है, एक दूसरे पे ट्रस्ट इतना कम हो गया है कि न्यूक्लियर वेपन वॉरफेयर में इस्तेमाल करना आज के टाइम में बहुत बड़ा रिस्क निकल करके बन करके सामने आ रहा है। नहीं पता, लोग आज के डेट में धमकी दे रहे हैं, रशिया यूक्रेन एक दूसरे को धमकी देते हैं, इंडिया पाकिस्तान धमकी देते हैं, ईरान इजराइल ये सभी जो है वो एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज जो आपस में धमकी देती रहती है, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन, नॉर्थ कोरिया, भाई कल ही तो हमने नॉर्थ कोरिया की बात करी है, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो हर कोई धमकी देता है, चाइना धमकी देता है, हर कोई किस चीज की धमकी देता है, न्यूक्लियर वेपन की, जो कि बहुत खतरनाक है। यहां पर इनका यह भी कहना है कि ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, उससे जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उसी से समझ में आता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो कितना खतरनाक, कितना मास डिस्ट्रक्शन और कितना खतरनाक सिचुएशन होगा उस टाइम। इसलिए इससे बचने की जरूरत है धरती पे और स्पेस में भी। यहां पे आप लोगों का क्या कहना है कि रशिया ने जो पॉइंट बोली है क्या वो सही है? रशिया ने जो यहां पर अपना मुद्दा रखा है, अपना जो पॉइंट रखा है, कितना सही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।